क्लास आज के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही गर्मजोशी भरे और ऊर्जावान स्मार्ट क्लासरूम में आज हम एक साथ मिलकर सीखेंगे। हमारा आज का विषय है GKGS टॉप 1000 MCQs का भाग 8। एकदम सही। और सभी छात्रों को मेरी तरफ से भी नमस्कार। आज का ये क्विज शो सच में बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज की जो सामग्री है ना, वो खास तौर पर ADRE, असम पुलिस, एपेक्स बैंक, रेलवे, SSC और बैंकिंग जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार की गई है। तो क्या हम अपनी इस ज्ञान की यात्रा शुरू करें? हाँ, बिल्कुल शुरू करते हैं। और इस यात्रा की शुरुआत हम भारत की जमीन और उसके भूगोल से कर रहे हैं। तो क्लास, हमारा पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसके विकल्प हैं 6, 7, 8 या 9। जरा सोचिए। ये तो मतलब भूगोल का बहुत ही क्लासिक सवाल है, हर परीक्षा में कभी ना कभी दिख ही जाता है ना? एक पल रुकिए और सोचिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सही उत्तर है विकल्प 8। शानदार, 8 राज्य। हाँ, और क्लास, इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। कर्क रेखा को ना एक अदृश्य धागे की तरह समझिए, जो भारत के एकदम मध्य भाग को आपस में पिरोती है, गुजरात से लेकर मिजोरम तक। वाह, बहुत बढ़िया। धागे वाली ये एनालॉजी सच में कमाल की है। इससे मैप एकदम दिमाग में छप जाता है। शुक्रिया। और अब इसी भौगोलिक सीमा से आगे बढ़ते हुए हम कूटनीति और ऐतिहासिक समझौतों की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे? ये इतिहास का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। और इसके विकल्प हैं कलकत्ता समझौता, शिमला समझौता, लखनऊ समझौता या आगरा समझौता। थोड़ा विचार कीजिए क्लास। 1971 के युद्ध के बाद का समय है ये। दिमाग दौड़ाइए थोड़ा। सही जवाब है शिमला समझौता। इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत यही द्विपक्षीय शब्द था, जिसका मतलब है कि कोई भी तीसरा देश हमारे आपसी मामलों में दखल नहीं देगा। शानदार। मतलब भारत ने साफ कर दिया था कि हमारी समस्याएं हम खुद सुलझाएंगे। ये कूटनीति की बहुत बड़ी जीत थी। एकदम सही कहा। अब बाहरी समझौतों से निकलकर देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं। तो क्लास, हमारा तीसरा प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक की स्थापना से जुड़ा है। प्रश्न है, असम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? अर्थव्यवस्था को पैरों पर खड़ा करने का दौर था वो। हाँ, विकल्प है 1945, 1947, 1948 या 1950। चलिए देखते हैं, थोड़ा सोचिए। आजादी के तुरंत बाद का समय है दोस्तों, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, तो सही उत्तर है 1948, आजादी के ठीक एक साल बाद। इस बैंक को लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि को एक मजबूत आधार देने के लिए बनाया गया था। बहुत बढ़िया, क्योंकि उस वक्त छोटे किसानों को साहूकारों से बचाकर एक कोऑपरेटिव ढांचे में लाना सबसे जरूरी था। बिल्कुल। और जब हम कृषि और कोऑपरेटिव ढांचे की बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली क्रांति को कैसे भूल सकते हैं? हमारा चौथा प्रश्न इसी से जुड़ा है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अरे, ये सवाल तो अक्सर छात्रों को कंफ्यूज कर देता है। हाँ, चलिए विकल्प देखते हैं। MS स्वामीनाथन, V कुरियन, GS भल्ला या बलवंत राय मेहता। एक पल रुकिए क्लास और जरा सोचिए। यहाँ अक्सर दो नामों के बीच रेस लग जाती है दिमाग में। सही कहा। तो चलिए उलझन दूर करते हैं। सही उत्तर है V कुरियन। अरे, ये तो बहुत आसान और दिलचस्प था। हाँ, पर क्लास को याद रखना चाहिए कि MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से जुड़े हैं, जो फसलों के लिए थी, और V कुरियन श्वेत क्रांति से जुड़े हैं, यानी दूध और डेयरी उत्पादन से। अमूल का जो पूरा मॉडल है वो इन्हीं की देन है। एकदम सटीक जानकारी। दूध मतलब श्वेत क्रांति और कुरियन साहब। अब खेती और डेयरी की बात हो रही है, तो नदियां तो अहम होंगी ही। तो क्लास, नदियों की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, वैनगंगा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? दक्षिण और मध्य भारत की नदियां हमेशा से महत्वपूर्ण टॉपिक रही हैं। बिल्कुल। विकल्प है कटनी नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या यमुना नदी। जरा सोचिए। वैनगंगा का नाम ही अपने आप में बहुत खास है। तो सही उत्तर है गोदावरी नदी।
वैनगंगा अपना पानी लेकर अंततः गोदावरी में ही मिल जाती है, जिससे दक्कन के पठार की कृषि अर्थव्यवस्था को बहुत मदद मिलती है। और नदियां सिर्फ खेती को ही नहीं, संस्कृति को भी सींचती हैं। आपने एकदम सही बात पकड़ी। नदियां हमेशा से हमारी संस्कृति का केंद्र रही हैं और इसी सांस्कृतिक जुड़ाव से हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार का अर्थ देवताओं का आनंद मनाना है? अरे वाह, सवाल में ही कितना गहरा अर्थ छिपा है ना? विकल्प सुनिए, दिवाली, पोंगल, लाई हरोबा या मकर संक्रांति। ठीक है, थोड़ा विचार कीजिए क्लास। मेरी तरफ से एक हिंट है कि उत्तर पूर्व भारत का त्योहार है। तो सही उत्तर है लाई हरोबा। ये मणिपुर के मेती समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्राचीन त्योहार है। वाह, देवताओं का आनंद मनाना, कितना सुंदर अर्थ है इसका। सच में बहुत ही आध्यात्मिक है। और संस्कृति के इस खूबसूरत रंग से अब हम भारतीय संविधान की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? पॉलिटी का बहुत ही जरूरी सवाल है। विकल्प है केंद्र शासित प्रदेश, जनजातीय क्षेत्र, भाषाएं या मौलिक कर्तव्य। जरा सोचिए। अनुसूचियों पर तो अक्सर सवाल बनते ही हैं, तो क्लास इसका सही उत्तर है भाषाएं। बिल्कुल, और आज के समय में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। हाँ, इसे हम एक खूबसूरत भाषाई गुलदस्ते की तरह देख सकते हैं जो भारत की विविधता को एक धागे में पिरोता है। क्या बात है, भाषाई गुलदस्ता, बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। शुक्रिया। अब संविधान से निकलकर हम देश के निर्माण और बुनियादी ढांचे की बात करते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है, जो किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? वापस नदियों और डैम पर आ गए हम। हाँ, विकल्प है गोदावरी, कृष्णा, यमुना या महानदी। जरा सोचिए क्लास। तुंगभद्रा के किनारे तो बहुत बड़ा साम्राज्य भी बसा था इतिहास में। सही कहा। तो क्लास सही उत्तर है कृष्णा नदी। तुंगभद्रा आगे जाकर कृष्णा नदी में ही मिल जाती है। और यही वो डैम है जो आज कर्नाटक के बहुत बड़े हिस्से को बिजली और पानी दे रहा है। एकदम सही। और बुनियादी ढांचे में सिर्फ बांध ही नहीं आते, हवाई अड्डे भी देश के विकास का बड़ा हिस्सा है। तो हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा त्रिपुरा में स्थित है? ये वाला सवाल बहुत दिलचस्प है दोस्तों। विकल्प सुनिए, इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट या लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक पल रुकिए, थोड़ा विचार कीजिए। नामों में ही बहुत बड़ा हिंट छुपा हुआ है। सही उत्तर है महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट। शानदार। और छात्रों को बता दूं कि ये 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बना था। अमेरिकी वायुसेना को मदद पहुंचाने के लिए महाराजा ने ये जमीन दी थी। वाह, ये तो इतिहास का बहुत ही रोमांचक हिस्सा है। अच्छा क्लास, देश के निर्माण में उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है जो हमें स्वस्थ रखते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? ये दिन तो सच में बहुत खास होता है। विकल्प हैं 4 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या 1 जुलाई। थोड़ा विचार कीजिए क्लास। महान डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी की याद में मनाया जाता है ये। बिल्कुल, तो सही उत्तर है 1 जुलाई। बहुत बढ़िया। पूरा मेडिकल समुदाय हमारे समाज की ढाल है, उनको सम्मान देना तो बनता है। एकदम सही कहा आपने। अब राष्ट्र निर्माताओं से आगे बढ़कर हम भारत की विविधता और जनसांख्यिकी के एक बहुत ही अनोखे पहलू पर आते हैं। 11वां प्रश्न है, काले अफ्रीकी मूल के भारतीय जातीय समूह, जिसे सिद्धि कहा जाता है, कि सबसे अधिक आबादी किस राज्य में है? ये जानकारी सच में हैरान करने वाली है। हाँ, विकल्प है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। जरा सोचिए। इतिहास में बाहर से आकर भारतीय संस्कृति में घुल मिल जाने का ये बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल सही उत्तर है कर्नाटक। सदियों पहले ये लोग भारत आए थे और अब पूरी तरह से भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। वाह, मतलब इतिहास की परतें कितनी गहरी है ना। है ना? और इतिहास और समाज की इन्हीं परतों से कई किताबें भी जन्म लेती हैं। हमारा 12वां प्रश्न साहित्य से है। वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड पुस्तक के लेखक कौन है? दक्षिण भारत के जंगलों का वो खौफनाक दौर और ऑपरेशन कोकून। हाँ, विकल्प है कपीश जी मेहरा, के विजय कुमार, शेखर गुप्ता या डी.आर. कार्तिकेयन। ठीक है, एक पल रुकिए क्लास और सोचिए। एसटीएफ के चीफ ने खुद ये किताब लिखी है। तो सही उत्तर है के विजय कुमार। इन्होंने उस स्पेशल टास्क फोर्स का नेतृत्व किया था जिसने वीरप्पन को पकड़ा था। सच में बहुत ही शानदार और रोमांचक किताब है ये। बिल्कुल। अब जंगलों से निकलकर हम पहाड़ों की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न,
पीर पंजाल पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भूगोल का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब या उत्तराखंड। जरा सोचिए। पहाड़ों की दीवार जो कश्मीर घाटी को अलग करती है। तो सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। शानदार। यहीं पर हमारी अटल सुरंग और जवाहर सुरंग भी स्थित हैं। एकदम सही। और पहाड़ों की ठंडक से अब हम सीधे रेगिस्तान की गर्मी में चलते हैं। 14वां प्रश्न, डेजर्ट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? और ये तो बहुत आसान था, एकदम फ्री हिट जैसा। है ना? विकल्प है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या असम। एक पल रुकिए और जवाब दीजिए। वैसे मुझे पता है क्लास को इसका जवाब मालूम होगा। नाम सुनती दिमाग में क्लिक कर जाता है। हाँ, सही उत्तर है राजस्थान। थार रेगिस्तान की बीचों बीच स्थित ये पार्क प्रकृति के अनोखे तालमेल को दिखाता है, जहां ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसा दुर्लभ पक्षी पाया जाता है। बिल्कुल। और अब क्लास हम आज के अपने अंतिम और 15वें प्रश्न पर पहुंच गए हैं। असम का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य सुनहरे लंगूर के लिए जाना जाता है? आखिरी सवाल और बहुत ही खास सवाल। विकल्प है चक्रशिला, पोबितोरा, लाओखोआ या पानी दिहिंग। थोड़ा विचार कीजिए क्लास। सुनहरे लंगूर मतलब असम की एक बहुत ही दुर्लभ और विशेष पहचान। तो सही उत्तर है चक्रशिला अभयारण्य। क्लास आप इसे इस दुर्लभ प्रजाति के लिए एक सुरक्षित सुनहरी तिजोरी की तरह समझ सकते हैं, जहां ये लंगूर महफूज हैं। शानदार जवाब। और ये तिजोरी वाली बात तो एकदम दिमाग में फिट हो गई। बहुत ही बढ़िया। तो क्लास इसी के साथ हमारा आज का ये शानदार स्मार्ट क्लासरूम सेशन यहीं पर खत्म होता है। हल्की मुस्कान और इसी प्रेरक ऊर्जा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।